students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कॉग्निटिव थेरेपी। देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी बिहेवियर थेरेपी, किस तरह से ह्यूमन के फॉल्टी बिहेवियर को, फॉल्टी थॉट पैटर्न को थेरेपिस्ट कन्वर्ट करता है एडेप्टेबल बिहेवियर में। तो आज मैं आपको कॉग्निटिव बिहेवियर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। पूरा वीडियो लेक्चर ध्यान से देखना ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको अराइज ना हो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो कॉग्निटिव थेरेपीज हैं उसमें ये माना जाता है कि ह्यूमन को जो भी डिस्ट्रेस कॉज होती है, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इररेशनल थॉट और इररेशनल बिलीफ की वजह से होती है। इंसान क्या करता है, कई बार अपने बारे में, कई बार दूसरों के बारे में गलत थॉट डेवलप कर लेता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि उनका कॉग्निशन डिस्टोर्ट हो जाता है, उनका फॉल्टी परसेप्शन हो जाता है, फॉल्टी वे ऑफ बिहेवियर हो जाता है। तो उनके इररेशनल बिलीफ को, इररेशनल थॉट्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक एडेप्टेबल, एक रैशनल थॉट पैटर्न में, वो सब मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ध्यान से देखना ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कॉग्निटिव थेरेपी को? देखो, जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अराइज होता है वो अराइज होता है बिकॉज ऑफ इररेशनल थॉट एंड इररेशनल बिलीफ। जो भी पर्सन की अननेसेसरी इररेलेवेंट थॉट डेवलप हो जाती हैं, इररेशनल बिलीफ डेवलप हो जाते हैं, उस वजह से उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो इन इररेशनल थॉट्स और इररेशनल बिलीफ को हैंडल करने के लिए एल्बर्ट एलिस ने फॉर्मुलेट की रैशनल इमोटिव थेरेपी, जिसे हम रैट के नाम से भी जानते हैं। देखो, जो रैट थेरेपी है इसमें एक मेन पार्ट है एबीसी एनालिसिस। ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है, तीन चीजें कंसिडर की जाती है। फर्स्ट है एंटीसीडेंट इवेंट्स। एंटीसीडेंट इवेंट क्या होते हैं? ये किसी भी प्रॉब्लम के मेन कोज होते हैं। जब भी कोई इररेशनल थॉट डेवलप होती है तो उसका मेन कोज होता है एंटीसीडेंट इवेंट। दूसरा आता है बिलीफ। बिलीफ का मतलब क्या होता है? जो इररेशनल थॉट, जो इररेशनल बिलीफ हमने डेवलप कर लिया है किसी भी पर्सन के बारे में या फिर अपने आप के बारे में, वो होते हैं इररेशनल बिलीफ। तीसरा पॉइंट आता है कॉन्सिक्वेंस। देखो, जैसे हम इररेशनल बिलीफ डेवलप कर रहे हैं वैसे ही हमारे नेगेटिव इमोशंस एग्जिबिट होंगे। जो हम इररेशनल बिलीफ डेवलप करते हैं किसी भी पर्सन के बारे में, तो वैसे ही हमारा बिहेवियर एग्जिबिट होगा। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ मेन पॉइंट माना जाता है बिलीफ। बिलीफ में क्या होता है कि जब आप किसी के बारे में गलत सोचने लग जाते हैं, इररेशनल बिलीफ डेवलप कर लेते हैं, इररेशनल थॉट पैटर्न बना लेते हैं, तो आपका हमेशा नेगेटिव बिहेवियर एग्जिबिट होगा, आपके नेगेटिव इमोशंस एग्जिबिट होंगे। तो यहाँ जो सेंट्रल पॉइंट है, मेन पॉइंट है इररेशनल बिलीफ। क्योंकि देखो, जब आपका कॉग्निशन ही गलत है, जब आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, तो आप गलत तरीके से ही उस पर्सन से बिहेव करेंगे। और ये गलत सोच कहाँ से आई? ये जो गलत तरीका है, जो इररेशनल थॉट डेवलप हुई है, उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तो जो कारण होता है उसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट इवेंट्स। क्लियर? तो देखो, एंटीसीडेंट इवेंट में क्या होते हैं? एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं जो अदर पीपल क्रिएट करते हैं। देखो, कभी भी हम एक्सटर्नल इवेंट पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो इंटरनल इवेंट्स होती हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। और ह्यूमन की मिजरी का मेन यही कारण होता है। ह्यूमन को जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है उसका यही मेन रीजन होता है कि वो एक्सटर्नल इवेंट्स को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाहता है। जब वो इवेंट्स उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं हो पाती है तो उसे डिसऑर्डर कोज होता है। देखो, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके जितने भी क्लासमेट हैं सारे बहुत फ्रेंडली हैं, उनमें से एक क्लासमेट पार्टी होस्ट करता है और आपको इनवाइट नहीं करता। तो इससे क्या होता है कि आपको सैडनेस क्रिएट हो जाती है, आप उदास हो जाते हैं कि देखो, सब दोस्तों को तो उसने इनवाइट किया है, मुझे इनवाइट नहीं किया। तो इससे क्या हुआ? आपके अंदर इररेशनल थॉट डेवलप हो गई। यहाँ पर जो आपका थॉट पैटर्न है वो फॉल्टी हो गया। अब आपका जो एटीट्यूड है उस फ्रेंड के लिए नेगेटिव हो जाता है। अब आपका वो
आने वाले टाइम में फ्रेंड नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि आपके अंदर एंजाइटी डेवलप हो गई है, आपके अंदर एक इररेशनल थॉट डेवलप हो गई है, आप उसके लिए नेगेटिव सोचने लग गए क्योंकि उसने आपको इनवाइट नहीं किया, दूसरों को इनवाइट किया। तो यहाँ क्या हुआ कि इररेशनल थॉट किस वजह से डेवलप हुई कि आपको इनवाइट नहीं किया गया। तो जहां आपको इनवाइट नहीं किया गया ये हो गया एंटीसीडेंट इवेंट। दूसरा जो इररेशनल थॉट डेवलप हुई है वो हो गई सैडनेस। और तीसरा आपका जो कॉन्सिक्वेंस हुआ वो हुआ नेगेटिव बिहेवियर। अब उस पर्सन के लिए आपका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा, नेगेटिव बिहेवियर हो जाएगा। यानी जैसा आप उसके लिए पहले फील करते थे अब आपकी वो फीलिंग नेगेटिव हो जाएगी, अब आप उसको कभी भी अपना फ्रेंड नहीं मानेंगे। क्लियर? समझ में आई बात? तो इस तरह से जो हमारे इररेशनल थॉट्स होते हैं, इररेशनल बिलीफ होते हैं, वो हमारे एटीट्यूड को चेंज कर देते हैं क्योंकि वो एक्सटर्नल इवेंट्स पर बेस्ड होते हैं। हम क्या करते हैं, देखो इंसान के दुख का मेन कारण क्या होता है कि वो दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है, दूसरे पर्सन को वो ये चाहता है कि मेरे अकॉर्डिंग एक्ट करे। लेकिन जब पर्सन उसके कंट्रोल में नहीं आते हैं, जब उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं होता है तो उस पर्सन को क्या होता है, इरिटेशन फील होती है। जब उसको इरिटेशन फील होती है तो उसके नेगेटिव इमोशंस डेवलप हो जाते हैं, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। हमें निराशा कहाँ होती है, हमारा फॉल्टी पैटर्न कहाँ डेवलप होता है, जहां हमें पर्सन से एक्सपेक्टेशन होती है। जो पर्सन किसी से एक्सपेक्टेशन रखता है, उम्मीद रखता है, उसे कभी ना कभी हताशा जरूर होगी और उसका फॉल्टी बिहेवियर डेवलप होगा, इररेशनल थॉट पैटर्न होगा, इररेशनल बिलीफ डेवलप होंगे। समझ में आया? अब देखो इसमें आप बिलीफ में क्या दिखाएंगे, इररेशनल बिलीफ और इररेशनल थॉट एंड इररेशनल एटीट्यूड। और यहाँ जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इररेशनल थॉट की वजह से नेगेटिव इमोशंस डेवलप हो जाते हैं और हमारा अनहेल्दी बिहेवियर हो जाता है। अब देखो जितने भी इररेशनल बिलीफ है उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मस्ट एंड शुड। मस्ट एंड शुड जो कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करते हैं इररेशनल बिलीफ को, यही उसकी प्रॉब्लम का मेन कोज होते हैं। जैसे जब भी हम कहीं कुछ ट्राई करते हैं तो हमारा मेन एम क्या होता है कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने चाहिए, और जब हमें फेलियर मिलता है तो हमें वो फेलियर एक्सेप्ट नहीं होता है। जैसे एक पर्सन है वो क्या कह रहा है कि एवरीवन शुड लाइक मी, यानी मुझे हर कोई पसंद करे। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान को हर कोई पसंद करे। ह्यूमन एटीट्यूड क्या होता है कि पर्सन के अंदर हमेशा ये क्यूरियोसिटी होती है, ये इंटेंशन होती है कि मैं हमेशा जो अचीव करना चाहता हूँ उसे अचीव करूं। तो उसकी जो इंटेंशन होती है वो क्या होती है कि आई मस्ट सक्सीड इन माई लाइफ। जो ये वर्ड मस्ट है और शुड है, ये हमेशा इररेशनल बिलीफ को डेवलप करने का मेन कोज होता है। देखो ह्यूमन मिजरी का एक और कारण होता है कि अपने लिए रॉन्ग परसेप्शन होना। कई बार क्या होता है कि हम अपने लिए ही इररेशनल बिलीफ डेवलप कर लेते हैं। देखो एक पर्सन जब फेलियर एक्सेप्ट करता है अपने जीवन में, 2-3 बार वो ट्राई करता है लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिलता, तो वो क्या सोचने लग जाता है कि मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर तो वो पोटेंशियल है ही नहीं। तो यहाँ क्या हुआ, पर्सन का इररेशनल थॉट पैटर्न डेवलप हो गया, पर्सन का इररेशनल बिलीफ डेवलप हो गया, जो एक फॉल्टी थॉट पैटर्न है, आगे के आने वाले जीवन में वो उसको सक्सीड नहीं होने देगा। तो इसमें क्या होता है, उसका फॉल्टी पैटर्न अपने बारे में ही डेवलप हो जाता है। वो हमेशा अपने लिए नेगेटिव सोचता है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड खत्म हो जाता है, हर चीज के नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को वो कंसिडर करेगा। वो अपने लिए हमेशा डिसअपॉइंटेड फील करता है, वो सोचता है मैं तो कुछ अचीव ही नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता है। अगर 1-2 बार आपने ट्राई किया, अटेम्प्ट किया और अगर सक्सेस नहीं मिली, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए आपको फेलियर कंसिडर किया जा सकता है। तो कॉग्निटिव थेरेपी में जो इररेशनल थॉट डेवलप होती है, इररेशनल बिलीफ डेवलप होते हैं, उन्हें हैंडल करने के लिए थेरेपिस्ट किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो यहाँ थेरेपिस्ट एक्सेस इररेशनल बिलीफ एंड थॉट्स थ्रू इंटरव्यू एंड क्वेश्चनेयर। अब देखो जो थेरेपिस्ट होता है वो अपने क्लाइंट का इंटरव्यू लेता है, वो एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करता है और क्लाइंट को देता है उसे फिल करने के लिए, ताकि वो उसके इररेशनल थॉट को जान सके। यहाँ प्रोसेस क्या होता है, रेड के प्रोसेस में क्या होता है,
through non-directive questions and questions are gentle without probing. देखो जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट से इंटरव्यू लेता है, उससे क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन कभी भी वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। देखो यहाँ नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। जो थेरेपिस्ट होता है वो कभी भी अपने क्लाइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, वो हमेशा पॉजिटिव बारे में बातें करेगा। जैसे जब भी वो क्लाइंट से बातें कर रहा है तो वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करता है। वो उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, एक पर्सन जिसकी थिंकिंग ये बन गई है कि मैं फेलियर हूं, मैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता। तो देखो थेरेपिस्ट यहाँ क्लाइंट से किस तरह से बातें करेगा, वो पॉजिटिव एटीट्यूड को कंसिडर करेगा। वो कहेगा अपने क्लाइंट से कि देखो आपने अपने स्कूलिंग में बहुत अच्छे ग्रेड्स अचीव किए थे, आप तो क्लास के टॉपर माने जाते थे। तो इससे क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है वो उन चीजों को भूल जाता है जो उसको एट प्रेजेंट अफेक्ट कर रही है, वो पास्ट में चला जाता है। धीरे धीरे वो उन बातों के बारे में सोचने लग जाता है जो उसने अचीव किए थे। यानी यहाँ पर उसका जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है वो पॉजिटिव थॉट पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करने लग जाता है जो उसने अपने लाइफ में अचीव किए थे। देखो क्वेश्चंस आर जेंटल विदाउट प्रॉबिंग। जो भी थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट से क्वेश्चन पूछता है वो बहुत जेंटल वे से पूछता है। विदाउट प्रॉबिंग का मतलब ये हुआ कि वो किसी तरह की कोई छानबीन नहीं करता, कोई जांच पड़ताल नहीं करता, कोई एक्सप्लोरेशन नहीं करता है वो क्लाइंट के बिहेवियर में। यहाँ उसका मेन एम क्या है कि उसका जो इररेशनल थॉट पैटर्न है उसको रैशनल थॉट पैटर्न में कन्वर्ट करना। अब देखो रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट होता है क्लाइंट थिंक्स डीपली अबाउट लाइफ एंड प्रॉब्लम एंड रैशनल बिलीफ रिप्लेसेस इररेशनल बिलीफ। अब देखो जब थेरेपिस्ट पॉजिटिव बातें कर रहा है तो जो क्लाइंट होता है उसको भी वो टाइम याद आ जाता है जब उसने अचीव किया था, तो वो डीपली वो बातें सोचने लग जाता है। वो सोचता है कि हाँ अगर मैं इसी तरह से अटेम्प्ट करता रहूं तो ऐसा नहीं है कि मैं सक्सेस अचीव नहीं कर सकता, मैं डेफिनेटली सक्सेस अचीव कर लूंगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, उसका जो इररेशनल थॉट पैटर्न था वो चेंज हो गया रैशनल थॉट पैटर्न में। यहाँ उसके बिलीफ चेंज हो गए। यहाँ पर्सन अपने बारे में ऑप्टिमिस्टिक हो गया। जो पर्सन पेसिमिस्टिक था वो ये सोचता था कि मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता, अब उस पर्सन के थॉट पैटर्न में चेंज आ गया कि अगर मैं रैशनली, अगर मैं पेशेंस के साथ दोबारा से ट्राई करूं तो डेफिनेटली मुझे सक्सेस अचीव होगा। क्लियर? तो एबीसी एनालिसिस में तीनों ही पॉइंट नोट किए जाते हैं कि जो इररेशनल बिलीफ डेवलप हुआ है, इररेशनल थॉट डेवलप हुई है, वो किस वजह से डेवलप हुई है। जो वजह होती है वो एंटीसीडेंट इवेंट होते हैं, और जो एंटीसीडेंट इवेंट होती है ये एक्सटर्नल होती है इन नेचर, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा जो इररेशनल बिलीफ डेवलप होते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, यानी हमारे ऊपर उसका क्या इफेक्ट हुआ है। तो जो इररेशनल थॉट होती है उसका इफेक्ट हमेशा नेगेटिव इमोशंस होते हैं, नेगेटिव बिहेवियर होता है, अनहेल्दी बिहेवियर होता है। तो जो थेरेपिस्ट होता है वो इस स्टेप से पर्सन के नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करता है पॉजिटिव एटीट्यूड में। वो पर्सन के इररेशनल थॉट को, इररेशनल बिलीफ को धीरे धीरे कन्वर्ट करता है रैशनल थॉट्स में और रैशनल बिलीफ में। क्लियर? तो पर्सन इस तरह से जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होती है उससे ओवरकम कर पाता है। अब हम देखते हैं एरन बेक की थ्योरी। देखो एरन बेक ने क्या कहा कि जो भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का कॉज होता है वो होता है एंजाइटी और डिप्रेशन। पर्सन को जो भी प्रॉब्लम अराइज होती है वो एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से होती है। अब देखो वो क्या कहते हैं कि वी डेवलप कोर स्कीमास ड्यू टू चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। देखो क्या होता है, जिस पर्सन को डिसऑर्डर होता है, जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, वो क्या करते हैं कि अपने दिमाग में एक स्कीमा डेवलप कर लेते हैं अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में। जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हम अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हैं, एक कोर्स स्कीमा बना लेते हैं अपने दिमाग में, एक आउटलाइन बना लेते हैं जो हमारे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का कॉज होती है। देखो जब चाइल्डहुड पीरियड में बच्चे के साथ गलत ट्रीटमेंट होता है तो उनके दिमाग में एक इररेशनल थॉट डेवलप हो जाती है, इररेशनल बिलीफ डेवलप हो जाता है, वो उनकी पर्सनालिटी को डिस्टोर्ट कर देता है, उनका कॉग्निशन डिस्टोर्ट हो जाता है, उनका फॉल्टी थॉट पैटर्न हो जाता है। देखो जो इररेशनल बिलीफ है वो क्या है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई एम नॉट वांटेड, आई एम स्टूपिड, आई एम अगली। देखो
ये जो थॉट पैटर्न डेवलप हुआ है ये बचपन के एक्सपीरियंसेस की वजह से डेवलप हुआ है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आई एम नॉट वांटेड। यहाँ पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को नेग्लेक्ट करते हैं। बच्चे के दिमाग में एक कोर्स स्कीमा डेवलप हो जाती है कि मेरे पेरेंट्स को मेरी जरूरत नहीं है, आई एम नॉट वांटेड। तो ये बात बड़े होने तक उसके दिमाग में फिक्स रहती है, परमानेंट रहती है। तो उसको एंजाइटी और डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अराइज होगा। देखो दूसरा पॉइंट है आई एम स्टूपिड। जैसे बचपन में अगर टीचर ने बच्चे को सबके सामने इंसल्टेड फील कराया है तो बच्चे के दिमाग में क्या बैठ जाएगा कि मैं तो स्टूपिड हूँ, मुझे तो किसी तरह की कोई समझ ही नहीं है। तो यहाँ बच्चा इंसल्टेड फील करेगा और बड़ा होने तक उसके दिमाग से ये बात निकलती नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम अगली। देखो अगर बच्चे का पीयर ग्रुप पब्लिकली उसका मजाक उड़ाता है, उसके बॉडी फिगर को देख करके, उसके कलर को देख करके, तो बच्चा ये सोचने लग जाएगा कि मैं तो बहुत अगली हूँ, मैं तो गुड लुकिंग हुई नहीं। तो ये सब बातें क्या है, बार बार उसके साइक में स्ट्राइक करती हैं और वो डिप्रेशन और एंजाइटी क्रिएट करती हैं। तो इस तरह की जो नेगेटिव थॉट है बार बार उसके साइक में आती हैं, बार बार उसके माइंड में आती है और बच्चे का जो थॉट पैटर्न है वो बड़े होने तक नेगेटिव ही रहता है। वो हमेशा अपने बारे में इस तरह की फीलिंग डेवलप कर लेता है कि मेरे पेरेंट्स को मेरी जरूरत नहीं है। दूसरा, टीचर ने मुझे कहा था कि मेरे अंदर तो कोई एबिलिटीज ही नहीं है, मैं तो स्टूपिड हूँ। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो कह रहे थे कि मैं सुंदर नहीं हूँ। तो बड़े होने तक उसके दिमाग में ये बातें कोर्स स्कीमा डेवलप कर लेती हैं, एक आउटलाइन डेवलप कर लेती हैं, जिसकी वजह से उसे एंजाइटी क्रिएट होती है, उसे डिप्रेशन क्रिएट होता है और वो एक डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। क्लियर? तो देखो यहाँ पर कॉग्निटिव डिस्टोर्शन होती है। कॉग्निटिव डिस्टोर्शन का मतलब होता है फॉल्टी वे ऑफ थिंकिंग, और ये डेवलप करती है डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ फॉल्टी वे ऑफ थिंकिंग की वजह से क्या हुआ कि पर्सन के अंदर इरेशनल बिलीफ डेवलप हो गए, इरेशनल थॉट पैटर्न आ गया, जिसे हम कॉग्निटिव डिस्टोर्शन के नाम से भी जानते हैं। और देखो जब कॉग्निटिव डिस्टोर्शन होता है तो वो क्या डेवलप करता है, डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ पर पर्सन का जो कॉग्निशन है ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो किसी भी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को अपने स्टिक कर लेता है, उसे वो चेंज करने को तैयार नहीं होता। तो यहाँ उसका कॉग्निशन डिसफंक्शनल हो जाता है। तो जो थेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि इस डिसफंक्शनल स्ट्रक्चर को फंक्शनल करने की कोशिश करते हैं। और थेरेपिस्ट क्या करते हैं, वो लोकेट करते हैं कॉज ऑफ डिसऑर्डर एंड इररेशनल थॉट बाय जेंटल क्वेश्चनिंग, नो डायरेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहाँ भी थेरेपिस्ट लोकेट करते हैं कॉज ऑफ डिसऑर्डर, कि जो डिसऑर्डर अराइज हो रहा है, जो डिसऑर्डर एग्जिबिट हो रहा है, जो पर्सन डिप्रेशन में जा रहा है, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, उसका मेन कॉज क्या है, उसकी जो इररेशनल थॉट डेवलप हो रही है वो किस वजह से डेवलप हो रही है, पर्सन एंजाइटी और डिप्रेशन में क्यों जा रहा है। और प्रोसेसिंग वही होती है जेंटल क्वेश्चनिंग, नो डायरेक्टिव क्वेश्चंस। वो कभी भी अपने क्लाइंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, कभी भी वो प्रॉबिंग नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्ट वे से पॉजिटिव मैनर में वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ एम क्या होता है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग विच रिड्यूसेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन। देखो इस थेरेपी का मेन एम यही है कि उसके कॉग्निशन को रिस्ट्रक्चर करना, उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करना। देखो यहाँ थेरेपिस्ट शेयर्स हिज मेथड विथ क्लाइंट। यहाँ इस थेरेपी में क्या होता है कि जो भी फाइंडिंग वो करते हैं वो अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं और 10 से 20 सेशन लगते हैं इस थेरेपी को कंडक्ट करने में। 10 से 20 सेशन में वो डिप्रेशन और एंजाइटी अपने क्लाइंट की खत्म कर देते हैं। क्लियर? अब देखो एक थियोरी और है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसे हम सीबीटी के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है कि बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी को कंबाइन कर लेती है। ये बहुत पॉपुलर थेरेपी है। ये किस तरह का ट्रीटमेंट देती है, इट कैन ट्रीट एंजाइटी, पैनिक, फियर, फोबिया एंड डिप्रेशन। देखो जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉग्निटिव थेरेपी में और बिहेवियर थेरेपी में अराइज हो रही थी, ये उन सारी प्रॉब्लम्स को अकेले डील करती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी का। तो जब कंबाइन करते हैं दोनों थेरेपी तो वहां डिसऑर्डर्स भी कंबाइन होंगे। जैसे जो आपने बिहेवियर थेरेपी देखी थी उसमें फियर है, फोबिया है, ये सब आपने देखे थे। और अब कॉग्निटिव थेरेपी में आप क्या देख रहे हैं
कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये किस तरह से ट्रीट किए जाते हैं। तो सीबीटी में इन सब का ट्रीटमेंट होता है। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थेरेपी है और ये कॉम्प्रिहेंसिव भी है और बहुत ज्यादा इस थेरेपी को यूज भी किया जाता है। तो देखो, इसमें जो क्लाइंट को डिस्ट्रेस होती है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है और सोशल फैक्टर्स की वजह से भी अराइज हो सकती है। तो जो भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उनको रिलैक्सेशन प्रोसीजर के द्वारा ठीक किया जाता है। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उन्हें बिहेवियर और कोग्निटिव थेरेपी के द्वारा ठीक किया जाता है और जो सोशल फैक्टर्स होते हैं उन्हें एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन से ठीक किया जाता है। तो यहाँ पर तीनों तरह के डिस्ट्रेस कोज होती है क्लाइंट को, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। इस थियोरी को हम कॉम्प्रिहेंसिव मानते हैं और इजी टू यूज टेक्निक है फॉर वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स। देखो, सीबीटी ये कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक है, इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स ठीक किए जाते हैं और ये वाइडली पॉपुलर भी है। तो होपफुली आपको कॉग्निटिव थेरेपी क्लियर हो गई होगी। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर करना कैसा लगा आपको मेरा वीडियो लेक्चर। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करना।